चलिए, तो ये टॉप 10 खबर वाले शेयर, लेकिन अब हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। वत्सल भुआ एलकेवी सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वत्सल, हाय, गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है पावर ट्रेड में। और चलिए, अब कल का दिन हमने बाजार में देखा जहां पर आईटी की वजह से ज़बरदस्त दबाव, और अभी भी जो हमें संभावना बाजार खुलने की दिखाई दे रही है, लगभग सपाट क्लोजिंग गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दे रहा है 25,200 के आसपास ही। आप कैसे बाजार की आज की चाल को कल की क्लोजिंग के तर्ज पे समझ रहे हैं, और आपको क्या लेवल्स अहम लग रहे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमें एक कंसेक्यूटिव बाइंग सेशन के बाद एक छोटा सा निफ्टी इंडेक्स में करेक्शन दिखा है, पर निफ्टी इंडेक्स ने अपने 10 डेज ईएमए जो कि प्लेस्ड है 25,150 उसके ऊपर क्लोजिंग देके तो एक पॉजिटिव मार्केट का एक पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ है। पर कल के सेशन में हमें 25,300 और 25,400 इस दोनों लेवल पे एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग देखने को मिली है। ये वही लेवल है जहां पे निफ्टी ने एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया था। तो फॉर वेरी शॉर्ट टर्म मैं निफ्टी में एक ट्रेडिंग रेंज बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूं बिटवीन 25,100 एंड 25,400। जब निफ्टी 25,400 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब हमें एक फ्रेश मोमेंटम निफ्टी में बनता हुआ हम देख सकते हैं। तब तक निफ्टी में एक सपोर्ट बना रहेगा 25,100 का, और ऊपर की रेंज में हमें 25,300 25,400 में एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। वत्सल, आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? मेरे दो टेक्निकल पिक्स है। एक है मुथूट फाइनेंस। तो स्टॉक में हमें एक डिसिप्लिन अनडिस्टर्बेड अप ट्रेंड देखने को मिला है। कल स्टॉक ने एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दिया अपने रेजिस्टेंस जो के है 3000 लेवल के ऊपर। तो फॉर शॉर्ट टर्म में अगर आपको डिप मिलता है टुवर्ड्स 3000 3030 तो ये एक अच्छा बाइंग पॉइंट रहेगा। तो 2890 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अपसाइड टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो है 3200 और 3300 के। दूसरा मेरा एक पिक रहेगा BEML। तो स्टॉक में हमें एक चार्ट स्ट्रक्चर में हमें एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिख रहा है। स्टॉक अपनी 20 डेज ईएमए एज वेल एज ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 4100 का, और अपसाइड टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4600 के। यहाँ पर रणनीति आपने बता दी खरीदारी की। मुथूट फाइनेंस में टारगेट 3,200 का बता रहे हैं, स्टॉप लॉस 2890 का। BEML भी आपने खरीदारी की लिस्ट में रखा हुआ है, टारगेट 4600, और स्टॉप लॉस आप रेकमेंड कर रहे हैं 4100 का। और राइट वत्सल, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है जहां पर भी आपकी राय हम चाहते हैं। जो यहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो खबरों के लिहाज से भी सबसे पहले अगर हम सांघवी मूवर्स या इस कंस्ट्रक्शन की बात करें, चीन से इंपोर्टेड क्रेन्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश यहाँ पे की गई है। लगभग 5 साल DGTR ने कहा है कि ड्यूटी लगाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ ABB, CG पावर, सीमेंस, TD पावर और एल्गी इक्विपमेंट्स के बारे में मैं कहूँ तो DGTR ने यहाँ पर भी 5 साल के लिए ड्यूटी लगाने की सिफारिश की गई है। ये कितना बड़ा एक मूव और ट्रेंड आपको टेक्निकल चार्ट्स पे एनकाउंटर्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है? JSW स्टील, टाटा स्टील, इन सबको ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की भी कवायद इनकी अब आगे बढ़ रही है। कैसे देखते हैं चार्ट्स पर इस तरह की खबर का इम्पैक्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाली खबर है जो आपको लगता है कि चार्ट्स पर असर करेगी? जी, जो जितने भी स्टॉक्स बताए तो मेनली ABB, JSW स्टील, ये स्टॉक्स ये खबर आने से पहले ही अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो इस खबर के बाद हमें एक और भी इसमें पॉजिटिविटी दिख सकती है स्टॉक्स में। तो हमें इस खबर के तहत हमें इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट दिख सकता है आगे भी। तो स्टॉक्स में जैसे टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया, जितने भी स्टॉक्स की आपने बात की उसमें इसका हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है और एक कंटिन्यूटी दिख सकती है। स्टॉक जितने भी स्टॉक्स की आपने बात की वो ऑलरेडी अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक में एक पहले से एक तेजी की शुरुआत हो गई है। क्योंकि मैं जहां तक मुझे पता है स्टॉक में एक जितने भी स्टॉक्स आपने बात किए, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, पावर इक्विपमेंट हो, एलगी इक्विपमेंट हो, ABB हो, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में है, तो इस सब स्टॉक में हमें करेक्शन फेज देखने को मिला था। और करेक्शन फेज के बाद
स्टॉक में हमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है और रिकवरी के बाद एक 20 डेज ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आगे भी ये रिकवरी जारी रह सकती है इन स्टॉक्स में। बिल्कुल यहाँ पे देखें तो रिकवरी देखने मिल सकती है। एक महीने में 12% रिटर्न सांघवी मूवर्स में देखने मिला है। और ऑफ कोर्स टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स पे भी जो है हमारी नज़र रहेगी, जिस तरह इंपोर्ट ड्यूटी और डीजीएफटी के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन ऑटो सेक्टर एक बुलिश अपमूव जो है, गैप अप ओपनिंग का एक्सपेक्टेशंस है, खास करके हुंडई, मारुति सुजुकी और इवन कार्टरेट जैसे कंपनीज पे, क्योंकि रीसेलिंग के जो बहुत सारे बाइंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स में भी जो है अच्छी अपमूव देखने मिल सकती है। और धीरे धीरे करके हमारी चैनल चेक्स बता रहे हैं कि रिकॉर्ड नंबर्स आने वाले हैं। एमएनएम के भी आंकड़े जो है स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हालांकि नंबर्स पब्लिश नहीं किए गए हैं, लेकिन चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि तोड़फोड़ नंबर जो है आपको पहले दिन फेस्टिव सीजन में देखने मिली है। पीवी स्पेस में, ऑटो सेक्टर में हुंडई, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स पे आपकी क्या राय रहेगी वत्सल? एक स्ट्रक्चरल अपमूव के लिए ऑटो सेक्टर रेडी है फिर से एक रैली के लिए, आपको लगता है? जी, ऑटो सेक्टर वैसे ही एक आउट परफॉर्मर रहा है और ये मेरा एक फेवरेट सेक्टर भी रहा है ऑटो सेक्टर। और स्टॉक में हमें एक ये जीएसटी के न्यूज़ के बाद हमें एक रैली देखने को मिली है। बीच में हमें थोड़ा एक कूलिंग ऑफ देखने को मिला था, पर फिर से हमें ऑटो सेक्टर में एक रैली बनती हुई दिखती है। और दो सेशन में ऑटो सेक्टर में जो 4 व्हीलर जो स्टॉक्स थे, जो मेनली एम&एम, मारुति और हुंडई की बात करें, तो उन्होंने इतना परफॉर्म नहीं किया था कंपेयर टू जो 2 व्हीलर जो थे, जैसे बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प। पर मुझे लगता है कि अब फोर व्हीलर स्टॉक्स जो है, जैसे आपने बताया मारुति सुजुकी, वो भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें भी एक फ्रेश मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख सकता है और उसमें एक नई रैली की शुरुआत भी हम देख सकते हैं। तो ऑटो सेक्टर में ये एक रैली, एक जो ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ है, वो एक ट्रेंड जारी रह सकता है और ऑटो सेक्टर में बाय एंड डिप करने की सलाह रहेगी। वत्सल, हिंदुस्तान जिंक पर बताइएगा, अगर टेक्निकली हम देखें तो इस काउंटर ने कंसोलिडेशन रेंज जो है अपनी तोड़ी है, अब कंफर्टेबली उसके ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट जोन के ऊपर कितना सस्टेन कर पाएगा? रैली कंटिन्यू करते हैं तो कंफर्टेबल रेंज लॉन्ग पोजीशंस के लिए हिंदुस्तान जिंक में आप क्या रेकमेंड करेंगे? तो हिंदुस्तान जिंक में हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद कल स्टॉक ने अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो जब तक स्टॉक 450 के ऊपर रहता है तब तक 480 के डोर्स खुले हुए हैं। अगर इन एनी केस स्टॉक 450 के नीचे जाता है, जहां पे उसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो मुझे लगता है फिर से स्टॉक एक अपनी कंसोलिडेशन जोन में फंस सकता है। पर जब तक 450 के ऊपर है, स्टॉक में आउटलुक बुलिश रहेगा। और ऊपर के जो मैं लेवल्स देख रहा हूं, अगर क्लोजिंग देता है 465 के ऊपर, तो ऊपर के लेवल्स जो देख रहा हूं 480 और 500 के लेवल्स में देख रहा हूं। तो जब तक 450 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, आउटलुक बुलिश रहेगा। अगर इन एनी केस 450 के नीचे क्लोजिंग देता है स्टॉक, तो फिर से मुझे लगता है ये स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में फंस सकता है। चलिए, तो हिंदुस्तान जिंक में आप स्टॉप लॉस लगभग 650 का बता रहे हैं, टारगेट 480 से लेके 500 का आपने रेकमेंड किया है। अच्छा, बजाज फाइनेंस को हम कैसे प्ले करें? अब यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा कि एक ब्रेकआउट आया है, एक शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर हमने अनुभव की है। बेस्ट परफॉर्मर्स अगर हम कहें इस पूरे एनबीएफसी स्पेस में, वत्सल, ये काउंटर आता हुआ दिखाई दिया है रीसेंट टाइम्स में। अब कैसे इसको आगे हमें ले जाना चाहिए? मैक्सिमम पेन अब इस काउंटर के लिए आपको कहाँ, किस लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है? एक 1000 का एक हर्डल था जहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब इसके पार जाने के बाद कितना कंफर्टेबली और ऊपर जाएगा? तो बजाज फाइनेंस निफ्टी 50 में एक आउट परफॉर्मर रहा है, एज वेल एज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी एक आउट परफॉर्मर रहा है। तो स्टॉक का एक बहुत बड़ा हर्डल था 1000 का लेवल, जो स्टॉक ने क्रॉस किया। वापस एक रिट्रेसमेंट मिला और वापस स्टॉक उसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर स्टॉक में कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 980 990 लेवल्स, तो स्टॉक में बाय करके चल सकते हैं। तो जब तक स्टॉक 940 के ऊपर सस्टेन करता है, तब तक एक स्टॉक में एक बुलिश आउटलुक बन रहा है। और अगर स्टॉक सस्टेन करता है अबव 1000 लेवल्स, तो हमें एक स्मूथ रैली दिख सकती है टुवर्ड्स 1100 1150 लेवल्स टू। चलिए, तो यहाँ पर
940 के पार यहाँ पर गया है, वो काफ़ी क्रूशल सपोर्ट जिसके पार जाता हुआ, लेकिन अगर 1000 के ऊपर सस्टेन करती हैं इसकी लेवल्स तो हम 1100 या 1150 तक भी जाते हुए इसको देख सकते हैं। लिहाजा वो टारगेट वत्सल की तरफ से आता हुआ स्टॉप लॉस आप लगाएंगे यहाँ पर 940 का। टाटा मोटर्स पर भी मुझे बात करनी है क्योंकि ये भी खबरों में रहा है। टेक्निकली अगर हम देखें तो क्रूशल सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया है 700 के आसपास, और उसके नीचे हमने देखा है कि जाता हुआ काउंटर दिखाई दिया है हमें। टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं, एक नेगेटिव साइन नियर टर्म के लिहाज से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इस पूरे सेक्टर में देखें तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस अपने पीयर्स के मुकाबले टाटा मोटर्स हमें दिखाई भी दिया है, लेकिन अब ओवरऑल आपको ये नेगेटिव आउटलुक टाटा मोटर्स का कितना फेज आउट, कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कंसिडरिंग द मोमेंटम। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, हमने कल हुंडई और मारुति के भी नंबर्स आते हुए देखे हैं एक दिन के बिक्री के। अब ये नेगेटिव सेंटिमेंट इस पर क्या और हावी होगा या आपको लगता है कि ये सॉफ्टन होने की ओर अब आता बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, टाटा मोटर्स एक लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है। चाहे हम ऑटो सेक्टर की बात करें या निफ्टी 50 की बात करें, तो स्टॉक में टेक्निकली एक बहुत अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। तो स्टॉक ने अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 720 पे प्लेस्ड है, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करके वापस 700 के नीचे आ गया है। तो ये एक हमें पैटर्न फेल होता हुआ दिख रहा है। तो अगर इन एनी केस स्टॉक 680 के नीचे जाता है तो हमें फिर से एक डाउन ट्रेंड में एक स्टॉक चल रहा था, तो हमें फिर से एक डाउन ट्रेंड स्टॉक में दिख सकता है। तो जब तक 690 के ऊपर है तो स्टॉक में थोड़ी भी उम्मीद है, पर इन एनी केस अगर 680 के नीचे अगर स्टॉक लूजिंग देता है तो हमें फिर से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए स्टॉक में सपोर्ट रहेगा 680 का। ऊपर की साइड में जो हर्डल देख रहा हूँ, रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, वो है 720 का, जहां पे उसका जोन है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो एक बेरिश टू साइडवेज टू बेरिश आउटलुक बन रहा है स्टॉक में। बेरिश टू साइडवेज यहाँ पर आउटलुक है जहाँ तक टाटा मोटर्स की बात है। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक यूनिडायरेक्शनल फॉल हमने यहाँ पर आती हुई देखी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के काउंटर स्टॉक को भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 1650 से 1280 तक हमने इसकी गिरावट देखी है। अब यहाँ पर फिलहाल 1339 तक के लेवल्स हमें देखने को तो मिल रहे हैं, लेकिन अब क्या आपको शॉर्ट बिल्डअप्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो शॉर्ट बिल्डअप्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आगे प्राइस मूवमेंट को कितना ले जाएंगे इस काउंटर पर? तो जी हाँ, हमें स्टॉक में डबल बॉटम बनने के बाद एक थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी स्टॉक में, पर कल के सेशन में हमें एक रिकवरी के बाद एक सेल ऑफ देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 1370 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक एक साइडवेज रेंज में रह सकता है। नीचे एक सपोर्ट बन रहा है 1300 का और ऊपर एक रेजिस्टेंस बन रहा है 1370 का। 1370 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स से देखने मिल रहा है। वत्सल, अब अगर हम बात करें तो एक बार टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन पे आपकी राय लेना चाहूँगा। होल्डिंग कंपनी है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी स्टॉक में देखने नहीं मिलता, लेकिन एक अहम जो है बोर्ड मीट आया जहाँ पे शेयर स्प्लिट के अनाउंसमेंट आई है 1:10 का, यानी कि एक शेयर होल्ड करते तो 10 शेयर आपको मिलने वाले हैं। 14 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट। एक बार टाटा इन्वेस्टमेंट पे आपकी पोजिशनल राय लेना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है कि इसे छोड़ दिया जाए, कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा ये? टाटा इन्वेस्टमेंट में हमें एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है, पर स्टॉक एक हमें मोमेंटम में दिख सकता है जब स्टॉक क्लोजिंग देगा 7700 के लेवल के ऊपर, तब हमें टेक्निकली एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तब तक मुझे लगता है कि स्टॉक एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर सकता है। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 7000 पे, तो मुझे लगता है फॉर शॉर्ट टर्म स्टॉक जब तक 7700 के नीचे सस्टेन करता है तब तक मुझे एक रेंज लग रहा है इसका 7000 एंड 7700 का। अगर स्टॉक 7700 को ब्रेक करता है फिर हमें इसमें एक फ्रेश बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो अगर स्टॉक में अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो 7700 के लेवल आप वेट कीजिए स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देने के लिए, उसके बाद आप बाय कर सकते हैं।
रहेगा टाटा इन्वेस्टमेंट पे। एक बार जाइडस लाइफ साइंस पे आपकी राय लेना चाहूँगा। एंटीक ने रिपोर्ट भी निकाली है, अपग्रेड कर दिया है बाई से, पहले होल्ड का था, टारगेट प्राइस 1075 से बढ़ा के 1255 कर दिया, जहाँ पे बायोसिमिलर और स्पेशलिटी पोर्टफोलियो पे एक बुलिश नजरिया बन रहा है। जाइडस लाइफ साइंस पे आपकी क्या राय रहेगी? हाल ही में अच्छे एक्विजिशंस भी कर रहे थे जो वैल्यू एक्रेटिव है। तो जाइडस लाइफ साइंस में हमें एक चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने को दिख रहा है। तो स्टॉक में एक बुलिश रिवर्सल के सिग्नल्स मिल रहा है। तो अपसाइड में मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1200 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एज लॉन्ग एज स्टॉक सस्टेन अबव 1000 लेवल्स, और नीचे एक सपोर्ट रहेगा 1000 का। तो जब तक स्टॉक 1000 के ऊपर है 1200 के टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे, तो इसमें आप बाय करके चल सकते हैं। बाई करके जो है चल सकते हैं, 1200 के टारगेट प्राइस रहेंगे। जाइडस लाइफ साइंस पे जो है खरीदारी की राय आई है। लेकिन चलिए अब ब्रोकरेजेस की तरफ चलते हैं। आप हमारे साथ रविंदर जुड़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स वो लेके आने वाले हैं। गुड मॉर्निंग रविंदर, बताएं क्या है ब्रोकरेजेस पिक्स? जी गुड मॉर्निंग शरद। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गुजरात फ्लोरोकेम से, जहां पर नोवामा ने अपनी रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो उन्होंने हाइक किया 5298 पर। उनका कहना है कि जो डीजीटीआर ने 5 साल के लिए जो ड्यूटी लगाने की जो सिफारिश की है, उसके वजह से जो गुजरात फ्लोरोकेम के लिए ये जो पॉजिटिव ट्रिगर है। और उन्होंने FY26 का, FY27 और FY28 का EPS एस्टिमेट है उसमें बढ़ोतरी की है 4.9%, 7.4% और 6.9% से। इसी के साथ साथ टाटा स्टील ने भी, मोतीलाल ने भी जो है टाटा स्टील पर अपनी रिपोर्ट निकाली, जहां पर उन्होंने अपनी मेंटेन जो न्यूट्रल रेटिंग है उन्होंने वो मेंटेन रखी है और टारगेट प्राइस जो है 165 से बढ़ाकर 180 पे रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो कैपेसिटी में जो है वो बढ़ोतरी जारी रहेगी और सेफगार्ड ड्यूटी लागू होने से जो डोमेस्टिक स्टील कंपनी है उनको जो है इससे फ़ायदा हो सकता है। और हालांकि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसके वजह से कुछ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो टाटा स्टील में भी जो है नज़र रहेगी। टाटा कंज्यूमर पर यहाँ पर मोतीलाल ने भी रिपोर्ट निकाली, जहाँ पर मोतीलाल ने टाटा कंज्यूमर पर अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 1217 से बढ़ाकर 1300 पर रखा है। उनका कहना है कि जो साल की आखिरी 6 महीने हैं उनमें जो चाय की कम कीमतों से मुनाफा, कंपनी का जो मुनाफा है उसमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है और सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में जो है इसमें मार्जिन, कंपनी का जो मार्जिन है इसमें जो है रिकवरी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मोतीलाल ने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 875 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि जो बैंक का जो अर्निंग है वो एस्केलेट हो सकता है सेकेंड हाफ में और जो रिस्क रिवॉर्ड है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को काफ़ी फेवरेबल जो है लग रहा है। उनका कहना है कि जो रिसेंट करेक्शन देखने को मिला है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक में, उसके चलते जो रिस्क रिवॉर्ड है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो काफ़ी फेवरेबल लग रहा है। आखिर में बात करेंगे श्री सीमेंट के, जहाँ पर सिटी ने अपनी नोट निकाली श्री सीमेंट पर और उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो श्री सीमेंट वो 35,500 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो रिसेंट जो GST कट बेनिफिट है वो जो है फुल्ली पास ऑन हो सकता है और जिसके चलते इस पॉजिटिव नोट के चलते श्री सीमेंट भी आज फोकस में रह सकता है। जी बिल्कुल, सीमेंट पे खास करके सीमेंट और स्टील पे जो है बुलिश नज़रिया आ रहा है ब्रोकिंग हाउसेस का। और ऑफ कोर्स हमने स्टील पे तो चर्चा कर ली वत्सल के साथ। सीमेंट स्पेस पे जो है वत्सल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कौन से स्टॉक्स सीमेंट स्पेस पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं? न्यू स्पेसिफिक JK लक्ष्मी सीमेंट में भी कैपेसिटी एक्सपेंशन की प्लान्स तो आई है, लेकिन अक्टूबर का महीना अगर जिस तरह हम जा रहे हैं, जहाँ पे GST रेट कट के बेनिफिट, प्राइसिंग पावर और डिमांड की जो है अपमूव आफ्टर मानसून सीजन, तीनों ही फैक्टर्स दिखने वाले हैं और ये इंडस्ट्री 2 से 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद आ रहा है। आपको कौन सा सीमेंट स्टॉक पोजिशनली अच्छा लग रहा है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा वत्सल? तो सीमेंट स्टॉक में हमें कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में अच्छी टेक्निकल पैटर्न्स दिख रही है। जैसे मेरा फर्स्ट पिक रहेगा अंबुजा सीमेंट। तो स्टॉक में हमें एक हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक ने अपने नेक लाइन को रिज्यूम मतलब रिक्लेम किया है। स्टॉक अपने 20 डेज 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक में हमें एक शॉर्ट टर्म में 620 के टारगेट्स दिख सकते हैं। तो स्टॉक में 575 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। और अगर मैं एक्सटेंडेड टारगेट की बात करूं तो 645 तक के भी हमें टारगेट्स दिख सकते हैं।
दूसरा मेरा एक पिक रहेगा एसीसी, जो लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी। एसीसी मुझे सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा स्टॉक टेक्निकली दिख रहा है, क्योंकि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में हमें एक रिकवरी देखने को मिली है। कल स्टॉक ने 1900 के अराउंड क्लोजिंग दिया था, तो एसीसी को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा 1800 का। अपसाइड में टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2100 के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और तो दो स्टॉक रहेंगे, एसीसी और अंबुजा सीमेंट। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है सीमेंट कंपनीज पे जो है राय देखने मिल रही है। लेकिन चलिए, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापरिया के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग चंदन जी। ऑफ कोर्स बाजार जो है थोड़ा सा आईटी के जो है लॉसेस देख रहे थे कल के ट्रेड में, और थोड़ा सा सुस्त और रेंज बाउंड एक्सपेक्टेड है दिखने वाला है जिस तरह ग्लोबल क्यूज डेवलप हो रहे हैं। लेकिन हमारे डोमेस्टिक क्यूज उतने खराब नहीं हैं। अगस्त की आउटपुट डेटा अच्छी आई, फेस्टिव सीजन धमाकेदार शुरुआत हुई, खास करके ऑटो सेल्स को लेके। तो जरा बताएं बाजार का जल्दी से सेटअप क्या है और अपने टेक्निकल पिक्स भी। गुड मॉर्निंग चंदन सर। जी सर जी, गुड मॉर्निंग। और आपको और सभी दर्शकों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। तो देखिए, आज नवरात्रि का सेकंड डे और कलर है रेड, तो मार्केट थोड़ा उसको रेस्पेक्ट कर रहा है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी और ग्रीनरी वापस देखने को मिलनी चाहिए। ओवरऑल आप देखोगे तो 2 दिन का जो करेक्शन हुआ है, उससे पहले लगभग 14 दिन हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बने थे और इंडेक्स ने लगभग 1000 पॉइंट का रिकवरी देखा था। 24,400 से लेके कहीं ना कहीं 25,500 तक के स्विंग बने थे, बट पिछले 2 दिनों में करेक्टिव मूव देखने को मिल रहा है। और कल का जो करेक्शन का एक मेजर ट्रिगर था, यूएस में H1B वीजा के जो प्राइस है वो 10 टाइम्स बढ़ा दिए, तो उसके चलते थोड़ा सा आईटी काउंटर्स को सेटबैक मिला, उसकी वजह से थोड़ा सा दृष्टिकोण है वो रेंज बाउंड होता हुआ नजर आया। अच्छी बात यह है कि मार्केट अभी भी 25,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट के ऊपर है और वहां पे पुट राइटिंग है, बट कंसर्न यह है कि पुट कॉल रेशियो गिरा और एफआईज पिछले 2 दिनों से वापस बिकवाली के मूड में है। बट साथ में अच्छी बात यह है कि एफआईज का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बढ़ के 13.5 के आसपास हुआ है। तो मिक्स डेटा सेटअप बता रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि अपसाइड केप रहेगा, बट डाउन साइड में सपोर्ट इंटेक होते हुए नजर आएंगे। हालांकि पिछले 2 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, बट वीकली चार्ट का जो रिकवरी का मोड है वो अभी भी इंटेक्ट है। तो बाजार इमीडिएट मूव और वीकली के सेटअप के फंस चुका है। इसके लिए मेरा मानना है कि 25,000 से लेके 25,500 के बड़े दायरे में काम करता हुआ नजर आएगा। 25,350 होल्ड करे तभी रिलीफ मिलेगी, अदरवाइज आपको थोड़ा सा रेंज बाउंड बायस विद लिमिटेड अपसाइड एज वेल एज द लिमिटेड डाउनसाइड पे फोकस करना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें, इस मार्केट में देखें काफी सिलेक्टिव ट्रेड आपको वापस ढूंढने पड़ेंगे। तो पहला ट्रेड मेरा रहेगा बजाज फाइनेंस। आप देखोगे सिलेक्टिव फाइनेंशियल काउंटर में स्ट्रेंथ है और बजाज फाइनेंस में कहीं ना कहीं एक पिछले 5-6 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेजर ट्रेंड काउंटर का पॉजिटिव है। इस साल भी लगभग आप देखोगे तो 48% तक का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिला है और उससे पहले 4 साल ये काउंटर सुस्त था। तो इस साल का जो मोमेंटम है और पिछले 5 दिन का कंसोलिडेशन है वो एक नई रैली को लेके आएगा। इसलिए बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की सलाह है। 985 का इमीडिएट सपोर्ट से 1030 1040 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा मुथूट फाइनेंस। आप देखोगे गोल्ड में चमक है वो बरकरार है, सोना एक नई ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आ रहा है। और तो उसके चलते जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है, चाहे मुथूट फाइनेंस की बात करें या मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें, यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए। तो मुथूट फाइनेंस पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। वीकली चार्ट में हाई टॉप से हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, 5-7 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल लॉन्ग के बिल्टअप हुआ है कुछ दिनों में, तो मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2,980 के सपोर्ट से ऊपर में 3150 3180 तक के टारगेट मुथूट फाइनेंस छूता हुआ नजर आना चाहिए। चलिए, तो चंदन की ये पिक्स, बजाज फाइनेंस टारगेट 1030 का आप रेकमेंड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस 985 का, और मुथूट फाइनेंस का भी आपने टारगेट दिया है 3180 का, और आप बता रहे हैं स्टॉप लॉस 2980 का। अच्छा, थोड़ा सा RVNL पर हम फोकस करना चाहेंगे चंदन। ये दरअसल लोएस्ट बिडर सामने आई है सर्दर्न रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए। टेक्निकली चार्ट्स पर बताइएगा किस तरह का मोमेंटम आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, जो भी हम बिडिंग दी जा रही थी वो सर्दर्न रेलवे डिज़ाइन, सप्लाई, टेस्टिंग, कमीशन इरेक्शन, ट्रैक्शन, सबस्टेशंस को लेकर की जा रही थी, जहां पर लोएस्ट बिडर के रूप में कंपनी जो है वो सामने आई है। अब अपने ऑलमोस्ट 34-13 के आस हाँ हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर 1% की कमजोरी, कल भी कुछ खास मोमेंटम नहीं था ट्रेड में। अब बताइएगा किस तरह का मोमेंटम चार्ट्स वाइज बन रहा है। बिल्कुल कविता जी, देखिए RVNL जैसे काउंटर और CPSE इंडेक्स के कुछ सेक्टर में
बाजार में पिछले 3-4 सप्ताह से रिकवरी देखने को मिली है। और सीपीएसयू में बात करूं तो यहाँ पे पीएसयू बैंक्स, डिफेंस, रेलवे और सेलेक्टिव पावर एंड एनर्जी बस पिछले 3-4 दिन से थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिल रहा है। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट लास्ट वीक में इसने 370 तक का अटेम्प्ट किया, बट पिछले 3 दिनों से एक दायरे में, नहीं तो 355 तोड़ रहा है और नहीं 370 के ऊपर निकल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है बाय ऑन डिक्लाइन के वापस मूड यहाँ पे बनेंगे। कोई भी डिक्लाइन आता है तो 345 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, ऊपर में 375 380 तक के स्विंग को प्ले करने के लिए। चलिए इसी के साथ साथ थोड़ा सा पीएसयू पैक पर भी हम फोकस करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये ओवरऑल पूरे बैंकिंग में थोड़ा दम दिखा रहे हैं। आपको लगता है यहाँ पर कुछ इनिशिएट करना चाहिए चार्ट्स वाइज? बीओबी जैसे काउंटर्स हमने देखा है कि लीड करते हुए पाए गए हैं इस पूरे पैक को। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने अभी चर्चा की है कि सीपीएसई इंडेक्स के काउंटर अच्छे लग रहे हैं और उसमें से पीएसयू बैंक्स एक नाम रहेगा। और पीएसयू बैंक्स की बात करें तो हमें ज्यादा प्रेफर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लग रहा है। एसबीआई में काफी अच्छा प्राइस सेटअप बना, हालांकि कल 1% के आसपास की गिरावट हुई थी, बट मेजर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। लास्ट वीक के बड़े गेन के बाद 3 दिन का जो कंसोलिडेशन है एक नई रैली को इन्वाइट करता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसा मानना है कि 835 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा एसबीआई में, ऊपर में लगभग 885 तक के टारगेट के लिए। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा देखें, इमीडिएट स्ट्रक्चर सुधरा है, भले ही कल के दिन थोड़ा सा रेंज बाउंड बायस देखने को मिला, बट ओवरऑल ऐसा मानना है कि जब तक 245 का लेवल होल्ड करता है, ऊपर में 263 तक के अपसाइड भी बन सकते हैं। तो पीएसयू बैंक में ओवरऑल खरीदारी है। कल के दिन का जो कंसोलिडेशन है उसके बाद हल्का सा सपोर्ट बेस बाइंग आता है, तो वापस मोमेंटम और रिकवरी के चांसेस इन काउंटर में बनने चाहिए। राइट, चलिए तो यहाँ पर आपकी रणनीति तमाम काउंटर्स में, एसबीआई में आप बता रहे हैं पीएसयू खेमे में खरीदारी करनी है तो 835 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप, और बीओबी में भी आप रेकमेंड कर रहे हैं खरीदारी, टारगेट 263 का, स्टॉप लॉस 245 का। चलिए आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हम फिलहाल पावर ट्रेड को यहीं समाप्त करते हैं और मार्केट्स लाइव लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें। हर खास खबर पर विशेष पकड़, नजरिया जो भीड़ से रखे अलग। देश के बड़े मुद्दे हों या दुनिया जहान पर नजर, बिजनेस, राजनीति, स्पोर्ट्स या फिर फिटनेस, आपकी भाषा में आपके काम की खबर। ये जो तैयारी है भारत के लिए, कंप्लीट रिसर्च, दमदार पैनल और असरदार एनालिसिस। स्वदेश विशेष, सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। क्या आपको पता है आपकी कमाई आपको कमाकर भी दे सकती है? नया घर खरीदना हो, नई गाड़ी खरीदनी हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई या खुद का रिटायरमेंट, सारे फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग कैसे करें? मैं कविता थपलियाल, मेरा मकसद है आपको एक समझदार और जागरूक। वत्सल, जहां हम अडानी ग्रुप स्टॉक्स की बात कर रहे थे, कल के सत्र में काफी चल गए लगभग सारे के सारे स्टॉक्स, चाहे फिर वो अडानी ग्रीन हो, अडानी पोर्ट्स हो, अडानी पावर के चार्ट्स को मैं पुल अप करना चाहती हूं। अडानी ग्रुप स्टॉक्स को अगर प्ले आउट करना है तो क्या अडानी पावर वन ऑफ द स्टॉक जो कि इस वक्त काइंड ऑफ अफोर्डेबल या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने लायक नजर आ रहा है? प्री ओपन में हम देख रहे हैं करीब 6% की तेजी, कल के सत्र में भी काफी बड़ा एक्शन था। तो अडानी पावर में हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखने को मिला है, जो कि न्यूज ड्रिवन मूवमेंट है, पर स्टॉक अपने जो शॉर्टेस्ट 10 डेज ईएमए है उससे काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक स्मॉल टाइम फ्रेम चार्ट में भी स्टॉक एक ओवरबोट जोन में है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक बाय ऑन डिप रहेगा। तो अगर आपको एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो एक पॉसिबल डिप की जो एक डिप है वो पॉसिबल है स्टॉक में, तो एक पॉसिबल डिप की आपको एक राह देखनी चाहिए। तो अगर आपको 160 के लेवल्स मिलते हैं तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मुझे लगता है इसमें प्राइस को चेस करने से ज्यादा एक डिप की राह देखकर एंट्री लेनी चाहिए। स्टॉक का जो सेटअप है, चार्ट सेटअप है, वो पॉजिटिव बन रहा है। ऊपर की साइड में अगर बात करूं तो टारगेट मुझे 185 186 के टारगेट दिख रहा है।
ओके, प्री ओपन में ऑलरेडी ये टारगेट्स नजर भी आ रहे हैं। Okay. चार्ट्स के सेटअप पॉजिटिव हैं, लेकिन गिरावट में खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए, ये राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। बुलियन इस बीच केसी इंटरनेशनल ऑर्डर विन की जो खबर आई है उसके चलते फोकस रेडार पर और काफी अच्छा एक्शन। आए दिन हम देखते हैं केसी इंटरनेशनल का स्टॉक जो है इसी तरह के न्यूज फ्लोज पर रिएक्ट भी करता है। ऑलमोस्ट 2.5-3% की गेन्स वत्सल केसी इंटरनेशनल, नॉट श्योर अगर ये डिस्कस हुआ या नहीं, लेकिन 891 के लेवल्स पर मजबूत शुरुआत की तैयारी करता हुआ 3,243 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी ने जीते हैं। जी, तो केसी इंटरनेशनल हमें टेक्निकल चार्ट्स पे बहुत अच्छा लग रहा है। उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 890 पे। स्टॉक ने 3 बार अटेम्प्ट किया इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की, पर आज स्टॉक उसके रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ओपनिंग दे रहा है। तो शुरुआत के 1 आवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर स्टॉक 890 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें 950 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, पर 890 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो केसी इंटरनेशनल में एक पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर के साथ इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है अगर स्टॉक सस्टेन करता है 890 के ऊपर विद स्टॉप लॉस ऑफ 870। बाजार खुलने के साथ इस पर नजर रहेगी। 890 के लेवल्स को अगर इंटैक्ट रख पाते हैं तो फिर यहाँ पर कन्विक्शन और ज्यादा डेवलप होता हुआ बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्विक लेकिन और ओपनिंग के फिसड्डी पे भी एक बार नजर डालें तो ओपनिंग के फिसड्डी कि एक बार स्टॉक को लेके आते हैं और यहाँ पे देखेंगे आज दिन के ट्रेड में एम्फेसिस ओपनिंग का फिसड्डी है। हालांकि लगभग 2% की गिरावट आई है और फॉलो ऑन सेलिंग देखने मिल रहा है जिस तरह H1B वीज़ा इश्यूज आए हैं, लेकिन ओपनिंग के फिसड्डी और खिलाड़ी के जो तीनों स्टॉक्स हैं हम आपको बता दिए हैं। लेकिन चलिए ओपनिंग ट्रेड्स की तरफ अब चलते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स वत्सल आपसे शुरुआत करेंगे, क्या रहने वाले हैं ओपनिंग कॉल्स आपके? तो ओपनिंग कॉल हमारा जैसे हमने पहले डिस्कस किया था केसी, तो केसी ने 890 का जो उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसके ऊपर हमें एक शानदार ओपनिंग दी है। स्टॉक सस्टेन कर रहा है उस लेवल के ऊपर। तो अगर आपको डिप मिलता है 910 920 को, तो उस डिप को बाय करके चलना है। 890 का 888 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 950 के। जी बिल्कुल। और चंदन सर आपके क्या रहेंगे ओपनिंग कॉल्स? जेएम फाइनेंशियल, वत्सल एक टेक जेएम फाइनेंशियल पर आपसे जानना चाहेंगे। डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करती है कंपनी। प्राइमरी बिजनेस इनके मॉर्गेज लेंडिंग, डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट, असेट मैनेजमेंट और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ सेशन से मजबूती की चाल पकड़ता हुआ ये स्टॉक 2.5% के गेन्स एट दिस पॉइंट ऑलमोस्ट डे हाई पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अगर आप इसे ट्रैक करते हैं 175 के लेवल्स पर। जी, तो स्टॉक में हमें रिसेंटली एक थोड़े सेशन पहले एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, पर एक ब्रेकआउट के बाद हमें उसमें एक डबल टॉप जो एक बेरिश पैटर्न है वो फॉर्मेशन होते हुए दिख रही थी। हालांकि स्टॉक में एक करेक्शन के बाद एक अच्छी रिकवरी भी देखी जा सकती है। तो स्टॉक में एक माइल्ड बुलिश आउटलुक बन रहा है। तो स्टॉक को 167 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए और मैं अपसाइड टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो जो शॉर्ट टर्म के लिए 182 और 186 के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्दर अपसाइड टारगेट्स एंटिसिपेटेड। यहाँ से तेजी और ज़्यादा बढ़ने के पूरे आसार। पोजीशंस है तो इंटैक्ट रखा जाए, नई पोजीशन के लिए भी सोचा जा सकता है। कंडीशनल स्ट्रैटेजी यहाँ पर डेवलप होती हुई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर स्ट्रैटेजिकली इस स्टॉक को और स्क्रिप्ट को प्ले आउट करना चाहिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर एक नज़र है इस वक्त। और वत्सल आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, काफ़ी सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनकी। ऑटोमोटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ये तमाम सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है। 3 मेन वर्टिकल है, इंजीनियरिंग, मेटल और साथ साथ फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स के कंपनी के। हम देख रहे हैं 0.5% to 1% गेन्स है, लेकिन पिछले कुछ सेशंस की चाल पर नजर होनी चाहिए। स्टॉक में हम देखते हैं स्लो एंड इवेंचुअल पॉजिटिव मोमेंटम लगातार बढ़ता हुआ। कोई राय रहेगी ट्यूब इन्वेस्टमेंट के स्टॉक प्राइस पर आपकी तरफ से? जी, स्टॉक में हाल ही में हमें एक अच्छा एक बेस फॉर्म में स्टॉक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देने के बाद भी RSI हमें दिखा रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम जारी रह सकता है। तो स्टॉक ने रिसेंटली अपना जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो 3300 के ऊपर था, वहां पे एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दिया है। तो फॉर शॉर्ट टर्म में हमें स्टॉक में 3600 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टॉक में हमें एक
35 अगर 3400 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 3600 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक में लॉन्ग करना चाहिए, पर एक कंडीशनल लॉन्ग होगा कि अगर आपको 3400 के ऊपर क्लोजिंग दे तभी स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 3300 का, और ऊपर में टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3600 3700 के टारगेट्स। जी बिल्कुल, धन्यवाद वत्सल। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पे आपकी राय आई है, लेकिन अब चलते हैं अमोल आठौले के पास।